Hello students, today's topic is Indian economic reforms. So as we have studied the Indian economy on the eve of independence, it means in the year 1950, then after we have studied Indian economy between 1950 and 1990, जिसमें कि हमारे देश का टोटल इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के फॉर्म में था, बट डोमिनेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर ओवर द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, 12 इंडस्ट्रीज भी प्रोग्रेसिव ऑनरशिप के साथ पब्लिक इंडस्ट्रीज में थी। देन आफ्टर रिमेनिंग जो शेड्यूल सी था वो भी पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करता था बाय इशूइंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर हम बात करते हैं कि 40 साल तक द आवर इंडियन all economic environment was controlled by the public industries, and it was the responsible reason that our Indian economy was the stagnant economy during this period, because what was the growth rate we were expecting at that time we were not getting, because our adjoined countries, हमारे पास में आसपास में जितनी भी कंट्रीज थी वो सब डेवलप्ड होती चली जा रही थी। द ग्रोथ रेट ऑफ दिस कंट्रीज वाज मोर हायर देन our country's growth rate. So there was the requirement of economic reforms. So what was the reasons responsible for Indian economic reforms at that time? Number first reason बनता है poor performance of the public sector. As I told you, public sector के लिए 17 industries reserve थी, but public sector was not performing efficiently in all industries. Only few industries की अगर बात करें तो वहीं पर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, जैसे डिफेंस के अंदर, रेलवे के अंदर, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बट रिमेनिंग 13 to 14 इंडस्ट्रीज के अंदर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है। सेकंड था डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है विच इज केप्ट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन विच ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। इट मीन्स हम किसी भी देश के साथ में कोई भी, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो, वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है, इनफ्लो ऑफ द फंड के फॉर्म में और आउटफ्लो ऑफ द फंड के फॉर्म में। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट जो था वो डेफिसिट था, मतलब इनफ्लो ऑफ द फंड कम था, आउटफ्लो ऑफ द फंड ज़्यादा था। तो ये भी एक रेस्पॉन्सिबल रीज़न है फॉर द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। थर्ड रीज़न आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन उस वक्त बहुत बढ़ चुका था। इन्फ्लेशन बढ़ने का एक ही कारण होता है, द वन रीज़न फॉर द इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन द प्रोडक्शन। हमारे देश में प्रोडक्शन कम हो रहा था बिकॉज पब्लिक सेक्टर फेल हो गया था, और मनी सप्लाई बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बोरोइंग करते हैं, नोट छाप देते हैं, प्रिंटिंग मोर करेंसी, ड्यू टू दैट वी वर फेसिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अल्टीमेटली हम जो प्रोडक्ट भी बनाते थे वो भी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिकता था बिकॉज ऑफ द हायर रेट्स। इवन इन्फ्लेशन का नुकसान हमारे देश में भी हुआ कि वो प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं बिकता है बिकॉज पुअरर हैज़ टू पे मोर मनी टू परचेज द सेम प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को सस्ती कीमत पर पहले खरीद सकते थे, अब इन्फ्लेशन की वजह से नाउ दे हैव टू पे मोर मनी टू परचेज द सेम प्रोडक्ट। तो इन्फ्लेशन से दोनों तरफ नुकसान हुआ, इंटरनल ट्रेड में भी और इंटरनेशनल ट्रेड में भी। फोर्थ पॉइंट आता है फॉल इन द फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है इट इज़ ए अकाउंट, इट इज़ अ पॉकेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू परचेज टू इम्पोर्ट द गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम जो भी इम्पोर्ट करते हैं उसका पैसा हम फॉरेक्स रिजर्व में से देते हैं। उस वक्त हमारा फॉरेक्स रिजर्व खाली हो गया था। एट दैट टाइम इन आवर फॉरेक्स रिजर्व वी वर नॉट हैविंग दैट मच मनी बाय विच वी कैन इम्पोर्ट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 दिन का इम्पोर्ट करने का भी पैसा हमारे पास उस वक्त नहीं था। सो इट वॉज अगेन अ बिग रीज़न फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नेक्स्ट आता है ह्यूज बर्डन ऑफ द डेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में बहुत कर्जा हो गया था फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड फ्रॉम द पब्लिक। हमारे देश के लोगों का पैसा भी गवर्नमेंट ने थ्रू द बैंक्स के फॉर्म में डेप्ट्स के रूप में ले रखा था, और वी वर कंटिन्यूसली इम्पोर्टिंग द गुड्स। सो फॉर दैट हमारे देश की गवर्नमेंट के ऊपर फॉरेन डेट्स की बहुत बड़ा अमाउंट हो गया था। नेक्स्ट है पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट फेलियर रही है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, बिकॉज वी वर जनरेटिंग लेस रेवेन्यू फ्रॉम कलेक्टिंग द टैक्स। इट मे बी द बिकॉज ऑफ करप्शन ऑल्सो, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस के अंदर गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, देवर में भी फेवरेटिज्म, अपने लोगों का फेवर ले रहे हों, नेपोटिज्म। इट मीन्स गवर्नमेंट वाज अनेबल टू कलेक्ट मोर टैक्स, हैंस गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर तो करना ही था, पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो वो खर्चा तो करना ही था, लेकिन टैक्स जनरेट कम हो रहा था।
तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट के ऊपर कंटिन्यूसली डेब्ट बर्डन बढ़ता चला जा रहा था. सो दीज आर द जनरल रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो ऐसा क्या हुआ इन द ईयर 1991 में कि हमें इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में ही करना पड़ा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द ईयर 1991 वी वर नॉट हैविंग मनी इन आवर फॉरेक्स रिजर्व टू इम्पोर्ट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. अगले 15 दिन का इंपोर्ट करने का भी पैसा हमारे देश की सरकार के पास नहीं था फॉरेक्स रिजर्व में. माय डियर स्टूडेंट, एट प्रेजेंट वी आर हैविंग $400 बिलियन इन आवर फॉरेक्स रिजर्व टू इम्पोर्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ. अगर हम एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करें तो अगले 6 महीने तक का इंपोर्ट करने की कैपेसिटी प्रेजेंट अभी है हमारी, मगर उस वक्त अगले 15 दिन का भी इंपोर्ट हम नहीं कर सकते थे. फॉर दैट वी अप्रोच टू द IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वी अप्रोच टू द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वी गॉट $7 बिलियन. हमें उस वक्त $7 बिलियन मिले, बट वो सिर्फ ऐसे ही नहीं मिले. वी हैव साइंड अ ट्रीटी. हमने उस वक्त एक इकोनॉमिक पॉलिसीज पर हमने एक एग्रीमेंट पर साइन किए. और वो क्या साइन किए, हमने क्या कंडीशंस पर साइन किए. नंबर फर्स्ट कंडीशन कि रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, कि हमारे देश में जो शेड्यूल सी के अंदर जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं हम उनके सारे रेस्ट्रिक्शंस खत्म करेंगे, हम लिबरल हो जाएंगे. दूसरा, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी सेक्टर, कि हमारी गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस है शेड्यूल ए और शेड्यूल बी के अंदर हम वहाँ से भी हट जाएंगे, जो कि सिक यूनिट से जो हम नहीं चला पा रहे हैं वो प्राइवेट हैंड्स को दे देंगे. थर्ड था रिमूविंग द ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस. हमारे देश में हम जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी लगा रखी है, टैरिफ और कोटास वगैरह, हम उसको भी खत्म कर देंगे. दीज आर द 3 ट्रीटीज वी हैव साइंड टू गेट $7 बिलियन एट दैट टाइम इन द ईयर 1991. अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं. व्हाट एग्जैक्टली these 3 main policies of the new economic policy. नंबर फर्स्ट, लिबरलाइजेशंस. लिबरलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी एंट्री करे या ग्रोथ करे उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा. रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर. जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग 3 काम के लिए दिया जाता था. आपको न्यू बिजनेस सेटअप करना हो, एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस करना हो, या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस करना हो. इन तीनों केसेस के लिए पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत थी, मगर अब बता दिया है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इट इज फॉर द लिबरलाइजेशन. दूसरा आता है प्राइवेटाइजेशन, कि वॉट एवर वी आर रनिंग इन टू द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो हमारी 17 इंडस्ट्रीज है वो भी हम प्राइवेट हैंड्स को सिस्टमेटिकली देते चले जाएंगे. जो सिक यूनिट से जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है हम उसको प्राइवेट हैंड्स को दे देंगे. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अलाउिंग द फॉरेन कंट्रीज कंपनीज टू डू द बिजनेस इन अवर कंट्री एंड अलाउिंग द इंडियन कंपनीज टू डू द बिजनेस इन अनदर कंट्री. इट इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट आता है लिबरलाइजेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लिबरलाइजेशन हमने कैसे किया, तो लिबरलाइजेशन को डिटेल में पढ़ने के लिए भी हमने इसके लिए 5 पॉइंट्स बनाए हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. सेकंड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. थर्ड, टैक्स रिफॉर्म. फोर्थ, फॉरेक्स रिफॉर्म. एंड द लास्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म. सो व्हाट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर सबसे पहला काम किया एबोलिश ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रियल लाइसेंस को खत्म करना जो शेड्यूल सी के लिए था. केवल 3 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर कोई प्राइवेट प्लेयर बिजनेस करना चाहता है. लीकर, डिफेंस और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव आइटम्स. लीकर, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव आइटम्स. सेकंड पॉइंट था डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का जो रोल 17 इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए के अंदर था, 12 इंडस्ट्रीज शेड्यूल बी के अंदर था, वो रोल भी अब मिनिमाइज कर दिया. केवल 3 इंडस्ट्रीज अब पब्लिक सेक्टर अपने बिजनेस ऑपरेट कर सकती है. दैट इज व्हाट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एटॉमिक पावर को रन और रेगुलेट करना, और रेलवेज को ऑपरेट करना. दीज आर द 3 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. थर्ड पॉइंट आता है डी रिजर्वेशन अंडर SSI. डी रिजर्वेशन का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द 1950-91 हमने देखा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने प्रोडक्ट रिजर्वेशन करे थे. बिकॉज व्हाट द प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस्ड बाय द SSI, और इफ द सेम प्रोडक्ट will be produced by the big industries, so the SSI cannot compete with the big industries. लेकिन इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर हमने SSI का जो प्रोडक्ट था उसको डी रिजर्व कर दिया. इट मीन्स नाउ एनी इंडस्ट्रीज either big or small, every industries, every type of the firms can produce that product. There is no reservation for any product. So such type of the de-reservation done
अंडर एसएसआई। नेक्स्ट आता है एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। एमआरटी का मतलब होता है कि कोई भी सिंगल कंपनी ज़्यादा मोनोपोली एंजॉय नहीं कर सकती। टू कंट्रोल द मोनोपोली ऑफ ए सिंगल फर्म दिस एक्ट वॉज एनेक्टेड। सो कोई भी एक कंपनी अगर ज़्यादा फील्ड में बिजनेस कर रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, ताकि दूसरी कंपनियां, दूसरे देश की कंपनीज या दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका मिले बिजनेस करने का। सो इट इज़ फॉर द एमआरटीपी एक्ट। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। किसी भी देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिपेंड होता है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट पर भी। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, क्रेडिट, मनी, ये प्रमोट करते हैं बिजनेसमैन को पैसा चाहिए होता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हेल्प्स द बिजनेसमैन टू डू द बिजनेस इन मोर इफेक्टिव वे। तो सबसे पहला काम किया गया चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। अर्लियर टाइम पे आरबीआई वाज द रेगुलेटर कंट्रोलर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम। इट डज नॉट अलाउ एनी बैंक टू टेक एनी डिसीजन बाय देयर ओन। मगर बाद में क्या हुआ, इट इज नाउ वर्किंग, इट इज नाउ प्लेइंग द रोल लाइक ए फैसिलेटर। फैसिलेटर का मतलब इज जस्ट उनको गाइडलाइंस देना, उनको कंट्रोल तो खैर करता है अभी भी, सुपरवाइज करना, लेकिन उन्हें किसी हद तक कुछ लिबर्टी दी है। अभी प्रेजेंट टाइम में all the banks are having some kind of authority, power to take the decision by their own. It means now they are not abide by the 100% orders of the RBI. They can take their decision by their own. It is what the facilitator role of the RBI. Second हुआ origin of the private banks. Earlier times we were having only the nationalized banks in our country. सिर्फ सारे गवर्नमेंट बैंक्स हुआ करते थे, बट since after 1991 we allowed various private banks from the rest of the world and from our country itself. We allowed the private players to open their banks. थर्ड आता है इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ द एफडीआई इन द बैंक। बाहर के देशों से भी हमारे देशों में अगर बैंक आना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने गेट खोले। दैट इज व्हाट वी अलाउड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन अवर इंडियन बैंक। दैट इज व्हाट 51% ऑनरशिप वी कैन शेयर विद द अदर फॉरेन कंट्रीज बैंक। तो इस तरीके से थर्ड पॉइंट था। फोर्थ था इजी इन एक्सपांशन। अवर प्रेजेंट बैंक्स वांट टू एक्सपांड देयर बिजनेस। इट मीन्स अगर कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं या फिर कोई नया बैंक खोलना चाहते हैं या फिर अपना प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट या इंश्योरेंस या और भी कई सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसमें भी लिबर्टी दी गई, इजी इन एक्सपांशन। नेक्स्ट आता है टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स मतलब कि there are the two types of the tax. First of all I want to explain what is the taxation policy. Government of India सब प्रोडक्ट पे whatever the economic activities performed in our country, government charges tax. तो अगर कोई पर्सन पैसा कमाता है, इनकम अर्न करता है, वेल्थ उसके पास में, तो गवर्नमेंट चार्ज डायरेक्ट टैक्स, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। when we are performing economic activities, we are making any kind of the goods and services, तो गवर्नमेंट उस पर इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करती है इन द फॉर्म ऑफ वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैक्स। आप मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके अंदर टैक्स ऐड किया हुआ रहता है। देन आफ्टर बाय इंक्लूडिंग ऑल टैक्स उसके बाद लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ टैक्स पेयर, when a person is paying tax directly to the government, that is called direct tax। उसके एग्जांपल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और द कॉर्पोरेट टैक्स। और उसी तरीके से जब आप कोई प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हैं, उस प्राइस के अंदर भी आप एक तरीके से टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो इनडायरेक्ट जा रहा है। यू आर पेइंग द प्राइस टू द शॉपकीपर विल गिव द प्राइस टू द होलसेलर will give to the manufacturer, or ultimately manufacturer will give to the government of India. It means a buyer pay indirectly tax to the government. It is what indirect tax. So tax reform कैसे किया? Reduction in the taxes. Earlier time the government को public expenditure करने के लिए, social expenditure करने के लिए they were charging more tax. बट अनफॉर्चुनेटली इतना टैक्स वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। टैक्स रेट्स तो उन्होंने बढ़ा दी थी, लेकिन गवर्नमेंट वाज नॉट इन पोजीशन टू कलेक्ट दैट मच टैक्स। सो आफ्टर 1991 देयर वाज रिडक्शन इन द टैक्स। इट वाज फॉर द मोटिवेटिंग अदर बिजनेस प्लेयर्स ऑल्सो, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ता है तो बिजनेस प्लेयर्स जो होते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी इनकम कम हो जाती है।
जनरली दे आर चार्जिंग मोर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर्स, मगर मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम गोज टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. तो just to increase the economic activities in our country, the what we did, simply reduction in the tax rates. कौन कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स हमने कम कर दिया. दूसरा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस. अर्लियर टाइम्स इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू कैलकुलेट एंड टू गिव द टैक्स. तो ड्यूरिंग दिस since after 1991 there we made simplification of the process of paying the tax. अभी तो और भी हमने सिंप्लीफाइड कर दिया, जीएसटी ले आए हम. पूरे देश के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसका पूरे देश के अंदर सेम रेट का टैक्स लग रहा है. अर्लियर टाइम पर तो स्टेट वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगता था, उसको बोलते थे वेट, मगर अभी तो और भी सिंप्लीफाइड कर दिया, दैट इज व्हाट जीएसटी. नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की केस का मतलब ये होता है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा था. टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट एंड टू कंट्रोल द इम्पोर्ट वी डिड डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज. हमारे देश में अभी तक केवल 2 बार डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी हुआ है. पहला तो 1966 के अंदर जब 4 रुपये पर डॉलर हुआ करता था, से हमने 7 रुपये किया, मतलब 45% डीवैल्यूएशन किया. और दूसरा 1991 में जब 17 रुपये पर डॉलर हुआ करता था रुपया, उसको 23 रुपीज़ किया, मतलब कि 20% का डिवेल्यूशन किया. माय डियर स्टूडेंट, डिवेल्यूशन गवर्नमेंट करती है. व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आवर इंडियन करेंसी डन बाय गवर्नमेंट, इट इज व्हाट द डिवेल्यूएशन. लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जब ऑटोमेटिक होता है मार्केट फोर्सेस के अंदर, जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे इंडियन रुपीस की प्राइस कम हो जाती है, मतलब डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो जाता है, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी हो जाता है. तो देयर इज 2 टर्म्स, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब जो गवर्नमेंट करती है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मतलब जो ऑटोमेटिक होता है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई. जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में तो ऑटोमेटिकली इंडियन रुपी की प्राइस कम हो जाती है, और जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ जाती है. तो ये इसको आप समझ सकते हैं कि शुरुआत से लगाकर अभी तक हमारे देश की करेंसी का डेप्रिसिएशन कैसे हुआ है. 1975 में 8 रुपीज़ पर डॉलर हुआ करता था, 1985 में 12, फिर 10 साल बाद 31, फिर 10 साल बाद 44, फिर 10 साल बाद 62, इस तरीके से 72. तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट और डिवैल्यूएट हुई है. जस्ट टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमने करेंसी को डिवैल्यू किया है. इसका एक छोटा सा रीज़न है. अगर मान लिया जाए 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 डॉलर है, तो हम 1 रुपये में 1 डॉलर का प्रोडक्ट हम दे रहे हैं. लेकिन हम ऐसा कहें कि आप 1 डॉलर लाइए और 2 रुपये का गुड्स ले जाइए तो उनको फ़ायदा होगा. इसका मतलब हमने डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी किया. हम इसको और सरल करते हैं कि आप 1 डॉलर में लाइए और 10 रुपये का प्रोडक्ट ले जाइए, इसका मतलब आप और ज़्यादा प्रोडक्ट ले जाइए. तो जितना हम डिवैल्यू करते हैं उतना प्रोडक्ट उनको सस्ता लगता है. मोर वी डिवैल्यू अवर करेंसी, इट मीन्स वी वॉन्ट मोर टू एक्सपोर्ट फ्रॉम अवर कंट्री, वी वॉन्ट टू सेल मोर फ्रॉम अवर कंट्री. तो डिवैल्यू करते जाते हैं हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए. तो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिवैल्यूएशन ऑफ आवर करेंसी किया. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, ये लास्ट पार्ट है. ट्रेड का मतलब है बिजनेस. तो हमने जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज थी उसको भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज से हटाया. इट मीन्स हमने टैरिफ्स को ख़त्म किया. जो हम इंपोर्ट करते थे उस पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे, वी वर चार्जिंग मोर टैक्स ऑन द इम्पोर्ट, तो हमने उसको ख़त्म किया. इट मीन्स वी वर अलाउिंग मोर इम्पोर्ट्स, देन आफ्टर वी अलाउड मोर इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारे देश में महंगा बन रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, जो हमारे देश की टेक्नोलॉजीज कॉस्ट इफिशिएंट नहीं है, देन वी अलाउड द अदर कंट्रीज टू एक्सपोर्ट अस. इट मीन्स वी अलाउड अवर इंडियन बिजनेसमैन टू इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो हमने रिमूवल ऑफ टैरिफ्स किया. दूसरा, रिमूवल ऑफ द कोटास. पर्टिकुलरली कुछ प्रोडक्ट्स पर जो हमने, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर हमने जो कोटास लगा रखे थे उसको भी हटाया, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे वो अननेसेसरी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे थे. तो हमने टैरिफ्स मतलब टैक्स को भी ख़त्म किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर सके, कोटास को भी ख़त्म किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर सके. तो अवेलेबिलिटी ऑफ अगर प्रोडक्ट होगा हमारे देश में तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. इसका सीधा सा रीज़न है कि हमने इंपोर्ट डेफिनेटली कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट किया होगा, मशीनरी गुड्स का इंपोर्ट किया होगा. वाई विच वी विल प्रोड्यूस द गुड्स इन अवर कंट्री, बिकॉज अर्लियर टाइम पे हमारी एक मेंटेलिटी और थी कि नॉट डिपेंड ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी. तो हमने इंपोर्ट किया शुरू किया, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना शुरू किया. बाय विच वी विल स्टार्ट प्रोडक्शन हियर, हमारे देश में प्रोडक्शन स्टार्ट हो.
और इस तरीके से वी वांट मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड इन अवर कंट्री बाय विच एम्प्लॉयमेंट लेवल विल इंक्रीज, प्रोडक्शन एक्टिविटी विल इंक्रीज, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इट विल कंट्रोल द इन्फ्लेशन. सो इट इज ऑल अबाउट द लिबरलाइजेशन.